गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के क्लास होंगे, जिसमें से आर्टिकल आपको कितने तक समझा दिए थे। तो आर्टिकल 43 तक आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे क्लास करा दिया गया था। यानी कि आपको मान के चले कि जो एसएससी जीडी के जो है उसमें आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल कौन से। तो ये आर्टिकल कितने से कितने तक है, ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो आता है वो आर्टिकल आते हैं, उसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अर्थात यह पूरे राज्य पर आधारित होती है, यानी कि राज्य सरकार ये अपने मर्जी से इस प्रावधान को या भारत के नागरिक या राज्य के निवासी, भारत के एक नागरिक होते हैं लेकिन राज्य के निवासी होते हैं, ठीक है। तो अपने राज्य के निवासी को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हर एक राज्य के लिए यही प्रावधान उपलब्ध होते हैं। जैसे कि झारखंड राज्य के लिए ये प्रावधान उपलब्ध होंगे, तो बिहार के लिए यही प्रावधान उपलब्ध होंगे, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यही सारे जो नियम कानून है वह हर एक राज्य के लिए प्रावधान उपलब्ध है, बशर्ते उस राज्य के सरकार के ऊपर निर्भर करती है क्या वो अपने राज्य के निवासियों को ये सारे सुविधाएं देने के लिए सामर्थ्य है या नहीं है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी के लिए हम पहले समझेंगे। आर्टिकल 43 तक अच्छे से हम बता दिए थे। अब आर्टिकल 44 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, लास्ट आर्टिकल तक पूरे यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, नीति निर्देशक का। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वह केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल जो केंद्र सरकार है उसके, वह बहुत ही लंबा टॉपिक है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक केवल केंद्र सरकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम आर्टिकल 44 में। तो समान सिविल संहिता, यानी कि समान सिविल संहिता के बारे में बताता है ये आर्टिकल 44। यानी कि मान के चलिए आपको विवाह हो रहे हैं या तो फिर तलाक हो रहे हैं, तो या तो फिर किसी भी धर्म के प्रति आपकी निष्ठा बहुत ही ज्यादा होती है, तो सीधी सी शाब्दिक सीधे से शाब्दिक अर्थ में अगर कहा जाए, टेढ़ा मेढ़ा घुमा के ना बोला जाए, सीधे एक लाइन में कहा जाए, या तो आप विवाह करते हैं या तो आप तलाक देते हैं। ये सारे कुछ जो होंगे वह धर्म नीति रिवाज के अंतर्गत उसके अनुसार ही किए जाएंगे। चाहे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तलाक की शर्तें भी होते हैं, तलाक के शर्त होंगे धर्म के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी विवाह होगी, विवाह तलाक की शर्तें एक समान धर्म और रीति रिवाज के अनुसार होगा। यानी कि तलाक कितने प्रकार के तलाक थे, 3 प्रकार के। तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन। तो तलाक ए हसन को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्या होंगे, ये सारे विवाह जो होंगे, तलाक दिए जाएंगे, वह एक रीति रिवाज धर्म के अनुसार होगा, ना कि किसी को हम विवाह करना है तो उसे भगा के लेकर शादी करें। वाह क्या बात है। नहीं, वैसा नहीं करना है, वो धर्म के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह करना है। वही यहाँ पे समान सिविल संहिता की बात करता है। सभी के लिए विवाह हो या तो तलाक देना हो, सभी के लिए एक समान हो, चाहे वह कोई भी धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, या तो सिख धर्म के हो, या तो फिर बौद्ध धर्म के, या तो फिर क्यों हिंदू धर्म के ही क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति के लिए क्या किए जाएंगे, यहाँ पे विवाह और तलाक देने के शर्तें एक समान होंगे। इसी के लिए यहाँ पे समान सिविल संहिता की चर्चा आर्टिकल 44 में है। समझ में आ गया। नोट में कर लीजिएगा कि अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता में रखते हैं। जो भी अपराध के जो हमारे कानून होते हैं उसे दंड संहिता में रखते हैं, जब और जो चुनाव के जो कानून होते हैं वह आचार संहिता के अंतर्गत रखा जाता है। देखिएगा, कभी भी चुनाव होंगे तो आचार संहिता लागू हो जाता है। कभी भी आप सुना है आचार संहिता क्या होते हैं, वो चुनाव से संबंधित नियम कानून होते हैं, वो वही होते हैं हमारे आचार संहिता, जो कि चुनाव आने से थोड़े 1-2 महीने पहले ही लागू कर दिए जाते हैं। समझ में आ गया। तो आर्टिकल 44 में इतने आपके प्रावधान दिए गए हैं, आपको इतने याद रखने हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 45 में देखते हैं, तो 45 में देखते हैं कि चाहे आपके, हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। आप हर एक राज्य के मतलब बच्चे जो होंगे उन्हें पढ़ने के लिए एक तरह से बहुत ही जरूरी है आजकल। मतलब शिक्षा की हर एक बच्चों तक पहुंचाना और हर एक बच्चे को शिक्षित होने के लिए बहुत जरूरी। इसलिए राज्य सरकार क्या कर रही है कि हर एक वह बच्चा जो कि 6 वर्ष के आयु उनके पूर्व गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं, तो उन्हें शिक्षा राज्य सरकार फ्री में देगी। फ्री में यानी निःशुल्क शिक्षा की सहायता देगी। 6 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक, 14 वर्ष के बच्चों को, और साथ ही साथ उनके
स्वास्थ्य में भी ध्यान दिया जाएगा, या आर्टिकल 45 में दिया गया है। यही कहा गया है कि आर्टिकल मतलब 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 6 से लेकर के 14 वर्ष, और स्वास्थ्य में ध्यान रखना किसकी जरूरी होगी? सरकार की जिम्मेवारी होगी। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे? कौन से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा सरकारी जिम्मेवारी है। तो मान के चलिए कि यही आपके 44 में दिया गया है, चाहे वो 6 वर्ष के ही बच्चे क्यों ना हो, उन्हें भी निःशुल्क सहायता दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, नीति निर्देशक का तो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यदि उनके आर्थिक शक्ति अधिक है तो वह दे भी सकते हैं ये प्रावधान, नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई अति बोलने वाली बात नहीं है। इसीलिए ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। इसी के लिए आर्टिकल 45 को उठा करके आर्टिकल 45 को उठा करके आर्टिकल 21 के क में रख दिया गया है। मौलिक अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार को कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86 संविधान संशोधन 2002 में करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में हमारे कौन से आर्टिकल 21 में रख दिया गया है। यहाँ पे वही नोट में दिया गया कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ दिया गया है। अब ना तो राज्य सरकार शिक्षा देने से कभी घबराएगी, अब उसे केंद्र सरकार देगी शिक्षा। अब हमारे पास कोई वैसा ठोस कारण नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से मतलब दरकिनार कर सकें, नहीं। अब वो मौलिक अधिकार हो गए हमारे, शिक्षा प्राप्त करने के जो अधिकार है। 6 से 14 वर्ष को 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना कंपलसरी है, देना ही देना है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल 21 के का के अंतर्गत रख दिया गया है, जो कि आर्टिकल 45 में पहले था। लेकिन स्वास्थ्य को उठा के क्या रखा गया है? नहीं रखा गया है। यदि पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 45 से शिक्षा के अधिकार को उठा करके आर्टिकल 21 के कम में रख दिया गया है, आपका आंसर होगा 86 संविधान संशोधन 2002 में करके ये प्रावधान को उठा करके 21 में रख दिया गया है। आपको यहाँ पे घबराने नहीं क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि वहां पे आप घबराए, यानी कि देख के समझ के। लेकिन क्या स्वास्थ्य के अधिकार को वहां उठा कर रखा गया? नहीं, स्वास्थ्य के अधिकार 45 में है, जो कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। हम उस पर किसी भी प्रकार के दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि आर्टिकल जो 37 क्या कहता है? ना तो हम न्यायालय सॉरी हम ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी कोर्ट में हम इसके ऊपर हम केस दायर या तो अपील नहीं कर सकते। आर्टिकल 33 इसे रोकता है जाने से कोई भी राज्य के निवासी को। समझ में आ गया? 45 क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा, आपको नहीं छूटना चाहिए। आर्टिकल 46 के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो 3 जाति के बारे में दिया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर्स बैकवर्ड क्लास होता है। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास होता है, ठीक है। तो इसके भूलना नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे 27% आरक्षण प्राप्त है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को 27% आरक्षण किस आयोग के द्वारा दिया गया था? मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था। कब? 1990 ईस्वी में इन्हें यह 27% आरक्षण दिया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या तो फिर वो नौकरी के क्षेत्र में ही क्यों ना ओबीसी को। तो एसटी एससी के लिए, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगी। उन्हें विशेष आरक्षण के प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 46 में है। एसटी, ओबीसी और एससी के विशेष आरक्षण के प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है? तो 46 में है, याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 47, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ये सारे बात कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो सरकार है वो मतलब सभी मतलब अपने निवासी या तो अपने जो राज्य के निवासी होंगे उन्हें एक तरह से अच्छे आहार भोजन दिए जाएंगे, पोषायुक्त, जो कि प्रोटीन हो, विटामिन हो, वो पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। साथ साथ क्या है? ना तो नशीली दवा का व्यापार किया जा सकता है, ना तो शराब का व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 47 यह प्रतिबंध लगाता है कि ना तो आपको नशीली दवा का व्यापार करना है, ना तो ही आपको शराब का व्यापार करना है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। लेकिन आज भी कहीं पे देखिएगा चोरी छिपे क्या है, शराब बेचते हैं, लेकिन नशीली दवाई का उतना प्रचलन नहीं है। लेकिन शराब का प्रचलन सर्वाधिक मात्रा में आजकल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बार बार बता रहे हैं कि ये राज्य सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, वो उसके ऊपर निर्भर करती है। राज्य सरकार शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे शराब बेचते हैं,
बिकते हैं, और झारखंड को एकदम देसी ठर्रा, पता है ना। तो यही है हमारे आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये कहा गया है कि ना तो हम नशीली दवाई का व्यापार कर सकते हैं, ना ही हम शराब का बिक्री कर सकते हैं, ये दोनों में प्रतिबंध है। हाँ, लेकिन पोषण युक्त आहार ये सरकार उपलब्ध कराएगी, राज्य सरकार देगी हमें, वो हमारे लंबी आयु के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए विटामिन मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 48 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 48 के क में कहा गया है, आर्टिकल 48 उतने उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आर्टिकल 48 के क है। क्या कहा गया? पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। जो भी हमारे पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण बहुत दूषित हो रहे हैं, वन्य जीव और रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? सरकार का। ये तीन चीज आपको याद रखना है। पर्यावरण, आप देखेंगे कि CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC गैस जैसा बहुत सारे टेक्निकल हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहे हैं, जिससे कि बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं। तो इसको पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य जो होगा, कर्तव्य जो होगा, वह सरकार का होगा। वन्य जीव को रक्षा करने का कार्य सरकार का होगा। बहुत से ऐसे जीव जंतु है जो कि संकटग्रस्त जाति में है, जैसे कि चीता, तेंदुए। आज तेंदुए कहाँ, भारत से लुप्त हो चुके हैं, तो वो एक संकटग्रस्त जाति है। तो वो सबको ध्यान रखना, जिस राज्य में है वह जाति, वह जीव, वह प्राणी, उस राज्य के राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि उसे एक अच्छे सुरक्षित स्थान प्रावधान करे, या तो उसे उपलब्ध कराए या तो दे, ताकि वे अपने आप को क्या कहते हैं वहां सेटिफाई कर सके, या तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जीव जंतु। वैसा रक्षा करना ये किसका कार्य होगा? राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 के अंतर्गत कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। जितने सारे भी राष्ट्रीय स्मारक, यानी कि मान के चलिए कि लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद हो गया, शीश महल हो गया, ये सारे क्या है? ये राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय धरोहर है। जैसे कि अब दक्षिण भारत में देखते हैं, विठल स्वामी का मंदिर हो गया, फिर विजयनगर साम्राज्य के बहुत सारे भव्य मंदिर हो गए, अजंता एलोवेरा की गुफाएं हो गई, ये क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। ये सारे राष्ट्रीय स्मारक, लाल किला, ये सबका ध्यान रखना उस राज्य के सरकार। जैसे कि यूपी में आता है, यूपी के अंतर यूपी में आता है आगरा, आगरा में कौन सा आता है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार आगरा में, कुतुब मीनार कहाँ पे? आगरा में। तो ये आगरा में जो कुतुब मीनार है, उसको रक्षा करने का किसका जिम्मेवारी है? उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश उसे जिम्मेवारी लेता है कि उस राज्य के वो राष्ट्रीय स्मारक को क्या करे? उस धरोहर की रक्षा करे, ठीक है। यही कहा गया है आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। मान के चलिए कि कानून, विधायिका क्या बनाती है? कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़ जाए तो वहां, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़ जाए तो भारत में सत्ता तख्ता पलट की होने की संभावना ही होगी। कार्यपालिका, जितने भी PM हो गए, प्रधानमंत्री के पोस्ट हो गए कार्यपालिका, सचिव हो गए कार्यपालिका, ये सारे के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जज है, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों मिल गए तो एक तरह से भारत के संविधान को एक तरह से खिलवाड़ बना देंगे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसमें अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 में। तो 50-50 कर दिया है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को कौन सा आर्टिकल में 50-50 कर दिया है? तो आर्टिकल 50 में इन दोनों की शक्ति को 50-50 कर दिया गया है, बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है। अब आता है आर्टिकल 41, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। हमारा देश कहता है कि हमारा देश की अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। जैसे कि 1946 से 1991 के मध्य शीत युद्ध हुआ था, क्या भारत उसमें उस युद्ध में भाग लिया था? नहीं लिया था। बल्कि वे भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में भाग ना लेंगे, हम एक अपना गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में ना होकर के निरपेक्ष होंगे, यानी कि गुट निरपेक्ष देश के श्रेणी में हम जाएंगे, और हमारा देश ही गुट निरपेक्ष की एक श्रेणी बनाए, और उसमें जितने भी देश गुट निरपेक्ष के अंतर्गत आए उसका नेतृत्व भारत ही उस समय किया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना हमारा भारतीय संविधान ही कहता है, आर्टिकल 41, कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। साथ ही क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया, तो उन दोनों के बीच मध्यस्थता, बीच में आके बिचौलिया का काम करके हम वो दोनों के बीच में समझौता करेंगे। जैसे कि रूस, यूक्रेन, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी हुई है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति बिखरी हुई है।
तो भारत जाएगा, रूस और यूक्रेन दोनों को बुला के साथ में इसको पकड़ के दोनों को लाएगा, पकड़ के बैठाएगा, बेटा तो भी शांत रहा, तू भी शांत रहा, समझौता करा दे। यानी कि मध्यस्थता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये दोनों के बीच की मध्यस्थता भारत कर रहा है। भारत बोल रहा है कि रूस को भी शांत रहना चाहिए, कि तू भी, दोनों आपस में समझौता कर लेने के। यूक्रेन थोड़ा सा जमीन चाहिए ना, तो दे दे रूस के, दे दे तो रूस को दे देगा। अच्छा रूस तो है, इसको आप जितने भी हानि हुई है यूक्रेन की जमीन में, जितनी भी उनकी संपत्ति का हानि हुई, पैसा दे दे, इकोनॉमी दे दे। अच्छा ठीक है, इकोनॉमी दे दिया। तो ये भारत बीच में आके मध्यस्थता करवा दे, दोनों के बीच के बातचीत को समझाए। तो इस तरह से मध्यस्थता सुलझा देगा। यानी कि सुलझाने का काम कौन करेगा? भारत करेगा। यह आर्टिकल 41 के तहत कहता है। इसी के कारण हमारा जो देश, भारत महान देश कह सकते हैं, इसी आर्टिकल के कारण भारत यूएनओ का सदस्य बन पाया है। तो इसी आर्टिकल के कारण क्या यूएनओ का सदस्य कौन बन पाया है? भारत। भारत एक यूएनओ का सदस्य बन पाया। ठीक है, इतना याद रखना है। तो आर्टिकल 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हमारा देश एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, पीसफुल हमारे जीवन और लाइफ हो, शांति चाहते हैं। अगर कोई भी अशांति को भंग करे तो उसको भंग करना भारत की जिम्मेवारी होगी। आर्टिकल कहता है विवाद हो गए तो उसके बीच में घुस करके हम फाइट फाइट करेंगे और दोनों के मध्य की जिम्मेवारी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ कहा गया। तो इतने याद, फिर से रिवीजन, क्विकली आर्टिकल 44 में क्या क्या दिया गया? समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता यानी तलाक धर तलाक और विवाह में क्या होंगे? समानता से विवाह होंगे, ना कि यहाँ पे किसी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, रीति अनीतियों के आधार पर नहीं किया जाएगा। रीति रिवाज के आधार पर विवाह होंगे, तलाक शर्त के आधार पर होंगे। आर्टिकल 44। आर्टिकल 55 क्या कहा गया? हाँ, आर्टिकल 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को क्या दिए जाएंगे? निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे, जिसे उठा करके आर्टिकल 21 के क में रख दिया गया। स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। आर्टिकल 54 में स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, ये बोला गया है। जो कि राज्य सरकार, याद रखना है, एक बात याद रखना है, इसे राज्य सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया? सॉरी, हाँ, आर्टिकल 46 में क्या कहा गया? एस टी एस सी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में आरक्षण की बात कही है, आरक्षण दिए जाएंगे। कि हर एक जगह तो एस टी एस सी और ओबीसी को आरक्षण देना बहुत ही जरूरी है, और उन्हें आरक्षण भी दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 46 के तहत 50 निःशुल्क सहायता शिक्षा में और स्वास्थ्य में किन्हें? आर्टिकल 55 के अंतर्गत अब दिया गया है। आर्टिकल 57 के, सॉरी 47 के अंतर्गत 50-50 कर रहे थे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे बोलते बोलते गए। 45 में और एक है 46 में। ठीक है, एस टी एस सी एस टी और ओबीसी की चर्चा किसमें है? आज विशेष आरक्षण की चर्चा 46 में। और 45 में क्या दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब आता है आर्टिकल 47 यानी 47 में क्या कहा गया है? तो ये सरकार जो पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, आर्टिकल 47 में। और साथ ही साथ क्या होगा? जितने भी नशीली दवाई हैं, शराब है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 48 के अंतर्गत क्या कहा गया? चाहे वो पर्यावरण, आर्टिकल 48 ने, आर्टिकल 48 के क में यह कहा गया है, चाहे पर्यावरण हो, वन्य जीव हो या शिक्षा, या वन्य जीव हो या तो वन हो, उनका रक्षा करने के जिम्मेवार किनके होंगे? तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगा। आर्टिकल 49 में कहा गया, क्या कहा गया है? तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, आर्टिकल 50 में 50-50-50 किसकी 50-50-50? तो न्यायपालिका कार्यपालिका का 50-50-50, समझ में आ गया। और आर्टिकल 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है हमारा देश। अंतर्राष्ट्रीय शांति में कोई भंग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कोई तोड़ेगा तो उसे भारत तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? भारत। और यही आर्टिकल की विशेषताओं के कारण आज भारत यूएनओ का सदस्य बन पाया है। ठीक है, और आर्टिकल 51 के क में, 51 के क में मौलिक कर्तव्य को भी रखा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितने थे? 10, लेकिन वर्तमान में 10 मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपके एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे वर्ष लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे वर्ष लिख ले 14। ठीक है, तो 14 इतने आपको, अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नीति निर्देशक, तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केंद्र, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक केंद्र के बारे में ही पढ़ेंगे। और केंद्र सरकार के पूरा
क्रियावन या तो कार्य विधि को अच्छे से जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपके बहुत बहुत क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा, जो कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हमारे क्लास में आपके अच्छा सा मन भी लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।